Okay, so I believe we are live. Namaskar, a very warm welcome to all the lovely students and parents out there. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज रात 8 बजे आप सभी के सामने रेसिपी फॉर गुड करियर, टू चूज अ गुड करियर आपके सामने मैं लेकर आऊंगी। तो मैं आपके सामने हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ रेसिपी टू बिकेम और टू क्रिएट अ गुड करियर इन योर फ्यूचर। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत से लोग लाइव हैं और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं साथ साथ। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था, इफ दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप और सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, या आपको लगता है आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, सो प्लीज 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 इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ, सो दैट कि इसका जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं वो लें। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा करियर को चूज करने के लिए हम लोगों को क्या क्या एक तरह से जब हम कुछ कुछ कुक करते हैं इन ओवर किचन, तो हम हर तरह के इंग्रेडिएंट्स को डालने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से करियर को बनाना भी एक तरह से कुछ एक क्रिएट करने जैसा है। तो जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स तो उसमें भी चाहिए होंगे। मैं आज आपके सामने लेकर आऊंगी एक ऐसे क्विक रेसिपी जिसके साथ आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स की मदद के साथ आप एक अच्छे करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। अब जैसा कि हम अपनी ही एक जनरेशन की बात करें, तो शायद हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारी पढ़ाई करने के बाद हम चूज करते थे कि अब इस पढ़ाई का यूटिलाइजेशन कैसे और किस फील्ड में, किस करियर क्लस्टर में किया जा सकता है। बट अब हम जैसे बहुत टेक्निकली एडवांसमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने कहेंगे कि भंडार खुल गया है नॉलेज का। और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। रादर देन कि हम बाद में उनके लिए सर्च करें, रिसर्च करें, हमारे पास वो पहले से ही अवेलेबल है। सो व्हाट वी कैन डू, हम उन सब चीजों को पहले से ही ध्यान में रखते हुए अपने करियर को चूज करने के बाद फिर उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, वो हम अटेन करना शुरू करें। तो उससे हमारे पास क्या है कि रादर देन कि हम एक रास्ते पर चलें और फिर सोचे कि हमने कहाँ पहुंचना है, उसकी बजाय अगर हमें पता हो कि हमें उस जगह पहुंचना है तो उसके लिए क्या रास्ता चूज किया जाए, तो वो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जैसे हम गूगल मैप की बात करें, तो गूगल मैप हमें कैसे मदद कर पाता है? ज्यादा मदद इसलिए कर पाता है क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पता होता है और वो हमें वो रास्ता बताता है। और साथ साथ वो क्या बताता है कि जहां पे ज्यादा ट्रैफिक है वहां से मत जाइए, आपको एक अलग तरह का कलर बता देता है। तो इसी तरह की कुछ सिंबॉलिक चीजें होती हैं जो हमें शायद उस मोमेंट पे पता नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पहले से ही प्रायोरिटी बेसिस पे चेकआउट करना शुरू करें और ध्यान दें कि ये चीजें बाद में हमें परेशान कर सकती हैं, तो इनिशियल स्टेज से ही हम उसके ऊपर ध्यान रखते हुए आगे चल के एक अच्छे सिलेक्शन, एक अच्छे डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच सकते हैं। हम मोटा मोटा कुछ ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, अलग तरह की उसकी नीड है, अलग तरह के उसके डिजायर और उसके ड्रीम्स हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक बात हम नहीं कर पाएंगे कि जैसे अब मैं स्किल्स की यदि बात करूं, तो अभी स्किल्स क्या है कि हर बच्चे के कुछ इनहेरेंट स्किल्स होते हैं जो हम लेकर आते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम पॉलिश करते हैं, जिनको हम एक तरह से और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस तरह के चर्चा में जाएंगे या बातचीत में जाएंगे तो वो बहुत ही इन डेप्थ हो जाएगा और बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। तो मैं बहुत स्पेसिफिक बातचीत नहीं करूंगी, मैं आज आपसे जो बात करूंगी बहुत ही जर्नलाइज वे में बात करूंगी, जो शायद हम में से बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हाउ वी शुड चूज अ करियर, या क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ करियर। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा आप लोग जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, सबसे पहले तो उसी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्रिप करना इज नॉट अ सोल्यूशन। जो चीज आप अटेन नहीं कर सकते, जो अचीव नहीं कर सकते हैं, या फिर जो आपको लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ, यदि हम कहें कि बच्चों को अगर स्कूल चेंज करने को लेकर इश्यूज रहते हैं, कुछ बच्चों को फैमिली के बजट की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, यू वोंट बी एबल टू चेंज दो सिनारियोज। अगर आपके पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी कितनी है ये आपकी जानकारी में है, देन एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम देम इज नॉट जस्टिस विद देम। हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं? हम एजुकेशन लोन की तरफ देख सकते हैं, हम स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स की तरफ देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं वो बच्चे ग्रो नहीं कर सकते।
इट्स जस्ट कि अगर हमारे पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडवांस में रहती है तो हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जहां हम गलती करते हैं, जब हम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, 10th के बाद हम यूजुअली क्या है कि एक्सट्रीम सिलेक्शन की बात हो रही है। देन अगर हम ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो हमें मेजर किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। तो यदि मान लीजिए कि मेरे स्कूल में वो सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो उस मोमेंट पे अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप स्कूल चेंज करके उन सब्जेक्ट्स को, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए स्कूल चेंज कर सकते हैं, देन इट्स ओके। अगर आपके पेरेंट्स विलिंग नहीं है या फिर वो ऐसा स्कूल है जहां पे आपको चेंज करने के बाद दूसरी तरह के कम्यूट करने के इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, एनीथिंग जो आपके पेरेंट्स के लिए कंफर्ट जोन में नहीं है, सो रादर देन हम क्या करें, उसके साथ जो रेलिवेंट जो सब्जेक्ट है हम उसको प्लीज कैरी करें, परस्यू करें। और बाद में जब हमारे पास ब्रिज कोर्स इस तरह से अवेलेबल है, और ये बहुत ही बड़ी एक तरह से मैं कहूंगी कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इस पॉलिसी के तहत आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो हम छोटा मन ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सोचें। और अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज नहीं मिल रही है, तो रादर देन कि हम परेशान होते रहें, डिमोटिवेटेड हो जाएं, तो जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करने की सोचें। वो जैसे मैंने बताया, स्कूल हो सकता है, आपका स्टेट सिलेक्शन, आपका बजट हो सकता है, आपका एजुकेशन लोन हो सकता है, एनीथिंग। आप इन सभी चीजों को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और इन सब चीजों को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे बात करी थी, अगर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, अगर हम उसका कोई सोल्यूशन ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं तो ये तो रही हमारी पहली बात। देन दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि बीइंग अ करियर काउंसलर, जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स हमारे पास जब रीच कर रहे हैं तो वो एक छोटा सा असेसमेंट करवाने से भी कई बार उनको लगता है कि ये एक फाइनेंशियल बर्डन लगने लगता है उन्हें। अगर तो आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, आपको अपने बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, और जो कि मुझे लगता है होनी भी चाहिए, और बच्चों को एक सेल्फ असेसमेंट में जाना चाहिए, वहां पे हम अपने बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करें, किस तरह के मेरे पर्सनालिटी है, कितना मेरा इंटरेस्ट किन चीजों में है, क्या मेरा एप्टीट्यूड है, मेरे स्किल्स क्या क्या है। ये सारी चीजें अगर हमें पता होती हैं तो ये एक तरह का इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैंने बताया, एक अच्छा करियर बनाने के लिए जो आपको चाहिए वो बेसिकली आपकी तीन चीजें हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो पर्सनालिटी है, और हमारा एप्टीट्यूड, और हमारा इंटरेस्ट। अब जैसे हम बात करें कि अगर हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमारे न्यूमेरिकल स्किल्स कैसे हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, हमारे रीजनिंग स्किल्स कैसे हैं, हमारे स्पेशल स्किल्स कैसे हैं, ये सारी जानकारी यदि हमारे पास है अपने बारे में तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर है तो हमें इसका नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, जहां हम बात करेंगे हमारी पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हमारी पर्सनालिटी, हम बिग 5 की बात करें या फिर हम 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज की बात करें जो हमारे एक आमतौर पे हम अपने एटमॉस्फेयर में, आसपास एनवायरनमेंट में जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, लगभग लगभग हम 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स की हम बात करते हैं। तो एक बहुत ही जैसे इनमें से एक मेजर एक आपके सामने शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूरोटिसिज्म की बात करें कि एक बच्चे की पर्सनालिटी है एंड उसके हाई नोट के ऊपर न्यूरोटिसिज्म है, तो हमें किस तरह के करियर क्लस्टर्स उसके साथ चूज करने चाहिए, और अगर उसके साथ अगर उसका वो लेवल कम है तो हमें किस तरह के करियर क्लस्टर्स चूज करने चाहिए। आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू विद यू। जैसे कि बीइंग अ करियर काउंसलर, जब हम उसका पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं या पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं और हमें लगता है कि ये उसका हायर नोट पे है, तो हम उस बच्चे को सजेशंस तो देते हैं, राइटर, आर्टिस्ट, अकाउंटेंट, योगा इंस्ट्रक्टर, फ्रीलांस डिजाइनर। इसके पीछे डेफिनेटली स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, क्या हमने उसकी पर्सनालिटी के अंदर पाया और क्यों हमें लगता है कि वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। और यही अगर हमारा जो पोटेंशियल जॉब्स होती हैं उनके लिए, जिनका ये लोअर एरिया होता है, उनके लिए जैसे पुलिस ऑफिसर, देन हमारे सर्जन, फायर फाइटर्स,
lawyers, then diplomats, social worker, psychiatrist. So basically इसके अंदर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे का किसी भी एक प्रेशर को झेलने का कितना स्टेमिना है। यदि बच्चा बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाता है या फिर बहुत जल्दी वो अंडर प्रेशर सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो ऐसे बच्चे को उस प्रोफाइल के लिए भेजना जिस प्रोफाइल पे जाकर उसे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, या फिर हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा काम डाउन जॉब नहीं है उसका, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, बहुत एंग्शियस, बहुत ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग इश्यूज उसके सामने आने वाले हैं, तो हम ऐसे बच्चे को अगर हम दे देते हैं पुलिस ऑफिसर का जैसा, आगे अगर बच्चा प्लान करता है अपना करियर, या फिर वो बच्चा प्लान करता है सर्जन, तो मान लीजिए कि अगर इन बिटवीन अ सर्जरी वो एंग्शियस हो जाता है, तो ऐसे बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है वो जॉब। तो हमें अपने करियर को चूज करते हुए ये समझना है कि मेरा पर्सनालिटी टाइप क्या है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज बेसिकली जिनकी हम बात करते हैं, और पर्सनालिटी टाइप्स जिसको हम आगे कहते हैं कि सब टाइप्स जिसको बोलते हैं, इन्हीं पांचों के मिक्सचर से कहीं ना कहीं बनते हैं 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज। तो मेरा बच्चा किस तरह की कैटेगरी में फॉल करता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है बिफोर चूजिंग एनी टाइप ऑफ करियर। ये तो रही हमारी दूसरी बात। तीसरी बात हमारे सामने क्या आती है, उसका इंटरेस्ट एरिया। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट एरिया की, तो इसके अंदर हम बात करते हैं राइजेक मॉडल। हम अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट देख पाते हैं, तो असेसमेंट रिपोर्ट में यदि अगर मैं सेल्फ एनालिसिस के मोड में हूँ और अपने बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी अच्छे से है, एक प्रभावी ढंग से मैं अपने आप को समझता हूँ, या बीइंग अ पेरेंट हमें लगता है कि मेरे और बच्चे के जो सोच है वो कहीं ना कहीं मैच कर रही है, हम दोनों के ओपिनियंस इस बारे में बिल्कुल डिफरेंट नहीं है कि हमारी पर्सनालिटी टाइप क्या है, तब तो सब कुछ बेहतर है और सब कुछ सही पेस पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा और मेरे पेरेंट्स का ओपिनियन हमारा एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और एनालाइज माई इंटरेस्ट एरिया, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो हम राइजेक मॉडल के थ्रू हम करते हैं। राइजेक मॉडल यूजुअली काम आता है कि आप किस तरह के काम को करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। क्या आप किसी एक कन्वेंशनल तरीके से स्टीरियोटाइप की लाइफ जीना चाहते हैं कि एक जगह मैं बैठ गया और मुझे एक काम दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है, एंड आई एम पर्टिकुलरली कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ जॉब, कि मुझे टास्क मिलता है और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो हम उसे बोलते हैं कन्वेंशनल तरीके से काम करना। अगर यही हम बात करें कि बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग है, बहुत अलग अलग तरह के आइडियाज बच्चे को आते हैं, और वो किसी तरह की एक स्टीरियोटाइप या फिर एक उस तरह का सोच का बच्चा नहीं है कि बस आपने काम दिया और फिर वो बच्चा उस काम को टास्क को कंप्लीट कर दे। अगर आपका बच्चा अलग तरह की पर्सनालिटी कैरी करता है, अगर वो आर्टिस्टिक है और वो एक नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करना चाहता है, उनको नए आइडियाज के साथ अपने थिंकिंग प्रोसेस को आगे ग्रो करता है, उसको एनर्जी मिलती है उन चीजों से, तो डेफिनेटली आप हम कहेंगे कि वो बच्चा आर्टिस्टिक प्रोफाइल में आता है। सिमिलरली इस तरह के 6 तरह के हम राइजेक मॉडल के अंदर हम बात करते हैं कि बच्चा रियलिस्टिक हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिव हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, कन्वेंशनल, सोशल या एंटरप्राइजिंग हो सकता है। अब एंटरप्राइजिंग की फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं, तो एंटरप्राइजिंग बच्चे कैसे होते हैं, जो लीड लेने के लिए आगे आते हैं, जो बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं फ्रंट में रहूं और लोगों की आगे फ्रंट में आकर लीड लूं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या फिर किसी की हेल्प करने के लिए, या फिर आगे अपनी ग्रोथ के लिए। किसी भी तरह के टास्क में, जैसे अगर आपका बच्चा स्कूल में हेड गर्ल या हेड बॉय बन रहा है और वो खुद से इनिशिएटिव लेके बन रहा है, रादर देन कि हम उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ऐसा करो या वैसा कर सकते हो, या आपकी टीचर ने आपको इंसिस्ट किया दैट यू शुड डू दिस जॉब, ऐसा नहीं। जहां बच्चे को लीड लेने का मौका मिल रहा है, वो उस मौके को छोड़ता नहीं है और उसे लगता है कि आई शुड टेक दिस इनिशिएटिव, और ये मेरे लिए, ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये उसका इंटरेस्ट है, तो आप उसको डेफिनेटली इस चीज के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि दैट चाइल्ड इज हैविंग एंटरप्राइजिंग स्किल्स। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं शायद उनको अपने आप से एनर्जी मिलती है, अकेले बैठकर अगर वो एक थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं तो वो ज्यादा एक अच्छे लेवल पे अपनी बात को सोच सकते हैं, या फिर अपनी कंसर्न्स, अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है उसको ग्रो कर पाते हैं।
कुछ लोग होते हैं जिनको एनर्जी मिलती है सोशलाइज करने से, कि जब आप 4 लोगों के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपका एक एनर्जी लेवल डिफरेंट तरह से ही सामने आ रहा है। तो हम उस तरह के व्यक्ति को या उस तरह के बच्चे को बोलेंगे कि वो एक सोशल, जब हम राइजिक मॉडल की बात करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि उसका जो इंटरेस्ट है वो सोशल लेवल पे बहुत ज्यादा हायर नोट पे है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए एक असेसमेंट होता है। यदि आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाते तो डोंट बी डिसहार्टन कि अगर मुझे अपने बारे में नहीं पता है या मैंने कभी अपने बारे में इतनी गहराई से जानने की कोशिश नहीं की है, तो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आई वुड नॉट से कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन डेफिनेटली इसको जानने के लिए हमारी जानकारी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो मैं कहाँ जाती हूँ? डॉक्टर के पास। यदि मुझे कोई लीगल इश्यूज है तो मैं कहाँ जाती हूँ? लॉयर के पास। तो अगर मुझे करियर चूज करने में कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं दिख रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको चॉइसेस करने में थोड़ी सी भी शंका हो रही है, तो आपको हमेशा चूज करना चाहिए एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस भी दे पाएंगे और सही तरीके से आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट में हेल्प कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम छोटी सी एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी मैं पेरेंट्स के साथ बातचीत करती हूँ, ये बात उनके साथ शेयर करती हूँ, तो कभी तो पेरेंट्स उसे बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और कभी कभी कुछ माइंड भी कर जाते हैं। अगर हम बात करें कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप पूरा एक रिगरस प्रोसेस से निकलते हैं, एमबीबीएस करते हैं, नीट का एंट्रेंस देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू फॉलो। सिमिलरली अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड करते हैं, एनटीटी करते हैं, एनपीटीटी करते हैं। बट पेरेंटिंग ऐसा जॉब है जहां पर हम सिर्फ बायोलॉजिकली तो पेरेंट्स बन जाते हैं। सो डज दैट पर्टिकुलर थिंग गिव्स अस अ कंप्लीट आइडिया हाउ टू डू अ गुड पेरेंटिंग? तो अगर हम अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं और अगर हम पेरेंटिंग टिप्स या फिर पेरेंटिंग टेक्निक सीख लेते हैं, सो व्हाट इज द हार्म इन दैट? हम कभी कभी एक सेल्फ एक बैरियर सा क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे तो सब पता है। अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो बीइंग अ मदर मैंने ग्रो किया है, और शायद मुझे लगता है कि आफ्टर बीइंग इनटू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ करियर काउंसलर, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की और एक इस जर्नी के अंदर कदम रख पाई। सिंपली एक माँ बन जाना बायोलॉजिकल तरीके से बहुत आसान होता है, लेकिन एक अच्छी पेरेंटिंग करने के लिए वी नीड टू नो द साइकोलॉजी ऑफ माई चाइल्ड। अगर वो बच्चा इस दुनिया में आया है, अगर हम उसे इक्वल वर्थ नहीं दे रहे हैं या उसके ओपिनियंस को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आई बिलीव हम पेरेंटिंग के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है हमें हेल्प। एज अ पेरेंट हमें समझने की जरूरत है कि बच्चे को अगर हमने उस इक्वल स्टेचर पे नहीं रखा जहाँ पे हम हैं, या जहाँ हमारे ओपिनियन को हम ऊपर और उसके ओपिनियन को हम नीचे रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो एक पेरेंट एज अ पेरेंट ग्रो करना चाहिए वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक आखिरी टिप आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले पहले कि हमें कहीं पे भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें कहीं से पेरेंटिंग टिप्स या पेरेंटिंग स्टाइल सीखने की जरूरत पड़े। लास्ट सेशन में मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था कि हर तरह के बच्चे की अलग अलग तरह की लर्निंग कैपेबिलिटीज होती हैं, तो हर तरह के पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। तो मेरा बच्चा किस पर्सनालिटी टाइप में आ रहा है या मेरा बच्चा किस तरह के लर्निंग स्टाइल को अडेप्ट करता है, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मुझे वी शुड रीच स्पेशल एजुकेटर्स। अगर कहीं ना कहीं उसे समझने में मुझसे गलती हो रही है तो रादर देन फोर्सिंग योर चाइल्ड, आप कोशिश करें कि आप एजुकेट हो एज अ पेरेंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। अब जैसे हमने बात करी असेसमेंट की, असेसमेंट में हमें पता चला कि ये मेरे हाई पोटेंशियल एरियाज हैं और ये मेरे लो पोटेंशियल एरियाज हैं, या ये मेरे मीडियम लेवल के पोटेंशियल एरियाज हैं। सो व्हाट वी यूजुअली डू, जब मुझे पता चलता है कि ये मेरे लो पोटेंशियल एरियाज हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं उभारने की उठाने की कोशिश करते हैं। अब उस कोशिश में हमसे एक जो सबसे बड़ी चूक हो जाती है वो ये होती है कि जो हमारा हाई पोटेंशियल एरिया था उसको कहीं ना कहीं हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं हमने उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, या फिर हमें ये लगा कि आ, वो तो मेरा हाई पोटेंशियल एरिया है और वो मेरा एक सेफ जोन में है और वो तो मेरा इंप्रूव हो ही रहा है, ग्रो हुआ ही हुआ है, तो वी डोंट नीड टू गिव अ पुश टू दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल एरिया। यहाँ पर आके मुझे लगता है हम सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं।
जो मेरा हाई पोटेंशियल एरिया है यही तो मेरी स्ट्रेंथ है। तो रादर देन कि मैं पूरा का पूरा फोकस अपने लो पोटेंशियल एरिया को उठाने में लगाऊं, अगर मैं साथ साथ उतना ही एफर्ट लगाऊं अपने हाई पोटेंशियल एरिया को और ज्यादा पॉलिश करने में, ताकि वो मेरी असेट बन सके, और जो मेरी लो पोटेंशियल एरिया है उसको भी मैं साथ साथ उठाती रहूं, ताकि वो आने वाले टाइम में इन फ्यूचर मेरे लिए लायबिलिटी ना बन जाए। इस प्रोसेस से निकलने के लिए आपको एनालाइज करना जरूरी है कि मेरा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल एरिया क्या है। क्योंकि जो मीडियम पेस पे चल रहे हैं पोटेंशियल एरियाज हमारे, हम उसको कहीं ना कहीं या तो ग्रो कर लेते हैं, बस वो नीचे नहीं होने चाहिए वो पोटेंशियल एरियाज हमारे, उसका जो कर्व है हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके साथ जो नेक्स्ट चीज आपके साथ शेयर करूंगी, सभी बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, जस्ट लव योरसेल्फ। हमारे जो ओपिनियंस होते हैं हम सप्रेस कर लेते हैं किसी दूसरे इंसान के प्रेशर में आके। तो हम अगर अपने आप से, मैंने लास्ट सेशन में भी बार बार ये बात कही थी कि सेल्फ मोटिवेशन को लेकर आपके सामने मैं बार बार ये बात रख रही थी, और आज भी आपको यही बात बोलूंगी कि अपने आप से प्यार करना सीखें। क्योंकि आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने ओपिनियन से जब आप प्यार करेंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा आपका, और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छे होंगे, तो आप जल्दी से जल्दी एनालाइज कर पाएंगे कि मुझे एक्चुअली किस तरह के करियर क्लस्टर के अंदर जाना है। आप कभी भी अपने करियर को इसलिए चूज मत करिए क्योंकि वो किसी ने आपको सजेस्ट किया है। यू शुड बी 100% कन्विंस्ड विद दैट पर्टिकुलर करियर क्लस्टर। और हम यूजुअली क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ करियर सिलेक्शन। सो जब हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर कि आप अपने आप से प्यार करें, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे अपनी चॉइसेस के साथ। और एक सबसे बड़ा ब्लंडर हम ये क्या कर देते हैं ना, कि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के साथ कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस को या करियर्स को जोड़ देते हैं। अब हमारी सोसाइटी में या हमारी नॉलेज में या हमारे सराउंडिंग में हम जिन प्रोफेशंस को जानते हैं, अकॉर्डिंग टू अस उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से शायद इतने ही करियर्स निकलते हैं। तो जब मेरी नॉलेज में नहीं है, सो एक टिप मैं आपके साथ आज जो वो शेयर करूंगी, एज एन इंग्रेडिएंट यू कैन यूज दिस, कि हमारी नॉलेज में नंबर ऑफ करियर क्लस्टर्स शुड बी वेरी मच क्लियर। एक लिमिटेड सोच मत रखिए। अगर हम सीए की बात करते हैं, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट यूजुअली यही सोचता है कि मैं सीएस, सीए, अकाउंटेंट या फिर मैक्सिमम बीबीए इतना ही कर सकता हूँ। बट लिमिटेशंस नहीं है। आप यदि बात करें, वो प्रॉब्लम यही है कि मेरे को इस रास्ते पे या उस डेस्टिनेशन पे जब मैं जाने की बात करूंगी, तो मेरा पाथवे जो मैं चूज करूंगी, तो यूजुअली मैं इसलिए चूज करूंगी क्योंकि मुझे वो डेस्टिनेशन पता है। द पॉइंट हियर आई एम गोइंग टू रेज इज कि जब मुझे डेस्टिनेशन, लिमिटेड डेस्टिनेशंस पता है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो हमने क्या करना है, वाइल चूजिंग अ करियर वी नीड टू नो कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर जो मैं ग्रेजुएशन या फिर जो मैं स्ट्रीम सिलेक्शन जो मैंने किया है इन 11th एंड 12th, इसके बाद क्या क्या एवेन्यूज ओपन होते हैं इन आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब जैसे बच्चे जब यूजुअली मेडिकल के अंदर होते हैं, तो मेडिकल के बाद बच्चों के माइंडसेट ये होता है कि मुझे नीट का एग्जाम देना है, मुझे एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है। इसी तरह के कुछ मेजर प्रोफेशंस बच्चे ध्यान में रखते हैं। कितने लिमिटेड बच्चे हैं शायद ये जानते हैं कि कितने बच्चे एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी क्लियर करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाते हैं। जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट प्लस आपका हेल्थ सेक्टर है, वो बच्चे निकल सकते हैं पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। कि आप मेडिकल की पढ़ाई करते करते आप एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करते हुए, आप इन दोनों का क्लब करते हुए एक अच्छा करियर पाथवे निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि हमें लाइक उनको कहीं ना कहीं डिफेंस में जाना है, बट डिफेंस में जाने के लिए वो डायरेक्टली फोर्स में नहीं आना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि मुझे आईपीएस नहीं बनना है, या सॉर्ट ऑफ इस तरह का कुछ भी इनके माइंड में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का भी उस प्रोसेस से निकलना बहुत बहुत ही लाइक मेंटली वन शुड बी वेरी स्ट्रेंथेंड अबाउट दिस थिंग, कि मुझे जाना है उस रास्ते पे और मजबूती के साथ जाना चाहिए। तो हम यूजुअली क्या कर सकते हैं, हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बच्चे मास्टर्स कर सकते हैं। ऐसे बच्चे
तो जो बच्चे डायरेक्टली फोर्स में नहीं जाना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल जॉब्स हैं, नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, डिफेंस के अंदर इस तरह के हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही लिमिटेड दायरे तक बांध लेते हैं। आज की डेट के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है जानना, एक वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट मैं आपको जो कहूंगी वो ये होगा कि आप जो भी जानकारी है, जिस भी करियर क्लस्टर को आप चूज करते हैं, उसके अलावा और क्या क्या करियर क्लस्टर्स अवेलेबल हैं आफ्टर दिस स्ट्रीम, आपकी जानकारी में ये होना बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं, हम लिमिटेड दायरा अपना बना लेते हैं गूगल सर्च। सबसे आसान तरीका है, हम गूगल पे गए, हमने ये देखा कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब आप ये देखिए, कई बार हम अपने ग्रेजुएशन के बाद जब हम मास्टर्स करते हैं, उसके बाद हम अपने करियर क्लस्टर को या अपने फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आपने, अगर मान लीजिए कि आपने 11th-12th के अंदर जो 2 साल आपने पढ़ाई करी, उस 2 साल की पढ़ाई के बाद आप उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप डेडलॉक मत करिए, और सबसे बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा एवेन्यूज को ओपन करने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर, लाइक जिस भी स्ट्रीम से आप जा रहे हैं। तो अपने आप की अपनी जानकारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, करियर क्लस्टर्स के बारे में जानकारी को बढ़ाना। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपसे जो बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कोई एक सेंटर है जहाँ पे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एमबीबीएस की कर रहे हैं या जेई की कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन है, या फिर आपके जो क्लैट का प्रिपरेशन है, इस तरह का प्रिपरेशन करते हैं, तो इंस्टीट्यूट से स्कूल्स में आते हैं कुछ लोग, और वहां पर बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। सो आर यू गेटिंग दिस? एक इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करा रहा है एंट्रेंस की, अगर वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव आके आपके बच्चों की काउंसलिंग करता है, क्या आप उसे करियर काउंसलिंग बोलेंगे, या आप उसे ये बोलेंगे कि एक एजेंट आया है आपके स्कूल में और वो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप इस तरह की प्रिपरेशन में आइए? क्योंकि उनका टारगेट ये है कि उनको आपके बच्चे को डाइवर्ट करना है टुवर्ड्स देयर सेंटर। वो बायस्ड जो भी काउंसलिंग करेंगे, सो कॉल्ड जिसे काउंसलिंग कहते हैं, आई वुड नॉट से इट काउंसलिंग, मैं तो उसे मार्केटिंग बोलूंगी। इट्स 100% प्योर मार्केटिंग, कि आप वहां पे जा रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये करियर क्लस्टर्स को चूज करिए, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम, और आपको उसके लिए हमारे पास आएंगे तो हम आपको उसके लिए कंप्लीट पूरा सपोर्ट देंगे। इज दिस अ राइट वे टू चूज अ करियर? जब एक इंसान एक माइंडसेट के साथ और एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आपके पास आ रहा है, आप भी ऑलरेडी जजमेंटल हो चुके हैं कि ये इस पर्पज से आएगा और इस तरह के करियर क्लस्टर्स को ऑफर करेगा, सो डू यू कंसीडर इट एज अ जेन्युइन करियर काउंसलिंग? आई वुड से आपके पास आया है एक एजेंट जो मार्केटिंग कर रहा है अपने इंस्टीट्यूट की, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर वो जो पर्टिकुलरली 2 कोर्स करवाता है, वो बस आपको उन्हीं के बारे में जानकारी देगा। और अगर वो जानकारी सभी के बारे में दे रहा है और आपको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है कि आप आए और यहाँ पर एडमिशन कराएं एंड वी विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट सर्विसेज अबाउट द सेम, तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं उसका एक एक माइंडसेट है, आपको वो एज अ कस्टमर बात करने आया है, नॉट एज अ स्टूडेंट वो आपको काउंसिल नहीं कर रहा है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, जब स्कूल्स, इवन स्कूल से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि स्कूल्स एक एक अनबायस्ड करियर काउंसलिंग की तरफ अगर जाना चाहते हैं, सो व्हाई यू आर कॉलिंग पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर सेगमेंट कि आप आइए और बच्चों की काउंसलिंग करिए? इन द नेम ऑफ करियर काउंसलिंग, आर वी डूइंग जस्टिस विद द किड्स? आप मत बुलाइए, आप किसी अच्छे करियर काउंसलर के साथ आप डील नहीं करना चाहते हैं तो लेट इट बी, मत करिए, लेकिन आप किसी एजेंट को या किसी मार्केटिंग या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर को बच्चों को कम से कम भविष्य के साथ मत खिलवाड़ करिए। आप उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनली इस तरह से पुश मत करिए कि आप ये जेन्युइनली आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, अगर आप हमारा एक एंट्रेंस दे देते हैं तो हम आपको 70% डिस्काउंट देंगे, 60% डिस्काउंट देंगे। इज दिस अ काइंड ऑफ अ जोक, सम काइंड ऑफ अ जोक? आप बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं?
आप पेरेंट्स को पैसे का लालच दे रहे हैं प्रिपरेशन के अंदर जो अमाउंट आपका जाने वाला है। एंड आई एम रियली शॉक्ड कि पेरेंट्स 25 से 50,000 या 70,000 का एक कोर्स करवाने के लिए प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक सिंपल सा साइकोमेट्रिक एनालिसिस कराने की, तो वहां पे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आप देखें कि जब हम बात करते हैं 4 से 5,000 तक के एक प्रोसेस की, और इसके इक्विवेलेंट्स अगर हम बात करें कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट इज गोइंग टू अर्न इन लैक्स इन फ्यूचर, और अगर वो नहीं बच्चा, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा लाखों में कमाए, लेकिन आप उस समय 2 से 4,000 रुपए आपको खर्च करने में तकलीफ हो रही है, आप बच्चे का एक पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं ले रहे हैं, इसकी बजाय आप प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। और मैं आपको आज एक की पॉइंट और बताती हूँ। जब हम किसी चीज की कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, तो यूजुअली हमारा जो कोचिंग लेने का जो एक पर्पस होता है, वो होता है कि हम कुछ वहां से सीखने जा रहे हैं। और लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंगली पढ़ेगा, तो आपको कभी भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम कोचिंग की नीड वहां पे आती है जहां पे बच्चे को पुश किया जाता है कि आप ये पढ़िए। अगर बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपको कभी पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक की इंग्रेडिएंट है, ये एक टिप है एज अ पेरेंट, एज अ मदर और एज अ टीचर मैं आपके साथ जो आज शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ आपको जो सबसे लास्ट चीज मैं आपके साथ जो आज शेयर करना चाहूंगी कि बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि यू जस्ट नीड टू लव योरसेल्फ। आप क्या करते हैं, आप हार्ड वर्क लगाते हैं। इसी चीज को मैं कोरिलेट करना चाहूंगी अपनी पिछली बात से, कि जहां हम एफर्ट लगाते हैं, जहां हमें कोचिंग की जरूरत है, जहां हमें पुश की जरूरत है, वो इसलिए है क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए शायद। तो हम उसमें क्या है, अपना हार्ड वर्क भी लगाते हैं। हम 17-17 घंटे, 16-16 घंटे उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर हमारे पास एक बहुत ही, मैं कहूंगी आपको कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के अंदर हमें एक चीज बहुत ज्यादा समझने वाली है कि आप देखें कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में जो हर्डल्स हैं या फिर मेरा जो रैंक कम आ रहा है, इस चीज को लेकर बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट हम तब नहीं सोचते इस बात को कि अगर मेरा बच्चा, उसने नॉन मेडिकल लिया, फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया, आपने उसकी जेई की प्रिपरेशन कराई। अब आप ये देखिए, क्लास के अंदर अगर 30-35 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं फॉर इंस्टेंस, तो क्या पहले 10 बच्चों में मेरे बच्चे का नाम आ रहा है उस क्लास के अंदर? अगर मेरा बच्चा 30th रैंक पे है उस क्लास में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल पे, बिकॉज जेई जैसा एग्जाम है, ये एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम फॉर्मेट है। आप देखें, एक स्कूल की एक क्लास के अंदर मेरा बच्चा 30th रैंक पे है, फिर आप निकलिए उस जोन में बाहर आइए, कितने सारे स्कूल्स हैं, सब में नॉन मेडिकल है, क्या मेरा बच्चा अब क्या 30th रैंक पे ही रह गया? उसके बाद जोन से बाहर आइए स्टेट पे, इस स्टेट के अंदर कितने सारे स्कूल्स हैं, क्या इन सभी स्कूल्स के अंदर अगर मेरे बच्चे को कंपेयर किया जाएगा, तो क्या हर स्कूल के लेवल पे हम बच्चे को ना एक रैट रेस में लगा देते हैं, तुम भी तैयारी करो, तुम भी तैयारी करो, तुम भी तैयारी करो। आप ये देखिए, जब लाखों की संख्या में वहां पे लोग एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है? क्या मैं उसे धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, आर वी नॉट पुशिंग अवर किड्स टू वर्स डिप्रेशन? हम बच्चे को डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि, और ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि हमारी जानकारी में ही सिर्फ 2 से 4 से 5 क्लस्टर्स होते हैं। अगर हमें पता रहे कि इससे बेहतर भी करियर क्लस्टर हमारे इस बच्चे के लिए इसके इंटरेस्ट और पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा जस्टिस कर पाएंगे बच्चे के साथ। तो आप सभी के साथ मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज अपने बच्चे के मन को समझिए, अपने बच्चे के एप्टीट्यूड को, उसके इंटरेस्ट को और उसके पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं एनालिसिस कीजिए, खुद से करिए, बच्चे से करवाइए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाइए, लेकिन जब तक आप ये तीनों चीजें नहीं कर लेते हैं, आप कभी भी कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए कि जो बच्चे के साथ आप जस्टिस ना कर पाए। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। और अगर ये वीडियो मैं थोड़ी टाइम के अंदर अपने ब्राइट अप्रोच विद मोनिका धीर के यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगी, आप प्लीज वहां पर जाके इसे बाद में फिर भी देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, एंड यू कैन इजीली शेयर द वीडियो। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ अगली कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने फिर आऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।